लोकसभा चुनाव चल रहा है। दूसरे फेज का मतदान 26 अप्रैल को होना है। जैसे जैसे मतदान बढ़ रहा है और चुनावी दौरे बढ़ रहे हैं, सियासी तपिश भी बढ़ती चली जा रही है। पहले चरण के मतदान के बाद हमने कुछ बदलाव देखा है। चाहे वो किसी भी मंच से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जो दो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस तरीके से लड़ रहे हैं। तो पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बाद सभी के पैटर्न में बदलाव आया है। ये बदलाव क्या है? पहले जो चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले मोदी की गारंटी की बात हो रही थी, एक विकसित भारत की बात हो रही थी, उसका संकल्प लिया जा रहा था। धारा 370 और जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। लेकिन अब बात कुछ और हो रही है। अब बात संपत्ति हड़पने की हो रही है, घुसपैठियों की हो रही है, हिंदुत्व की हो रही है, सनातन धर्म की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हो रहा है और उसको लेकर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। सनातन धर्म के ऊपर भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है। संपत्ति, गहने, मंगलसूत्र पे भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं, बीजेपी ने अपना एकदम से पैटर्न चेंज किया है। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का, भाषणों का और जो जिसको हम कहते हैं नारों का, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग या बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सबको लेकर। वहीं यदि हम मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है, अपना मतदान कर रहा है। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही कुछ है, वहां से भी मुस्लिम मतदाता खामोश है। तो आखिरकार इस खामोशी के क्या मतलब हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या हुआ है अचानक से। जबकि हिंदुत्व की बात करें या दूसरे मुद्दों की बात करें जिनका मैंने जिक्र किया, वो मैनिफेस्टो में कहीं से कहीं तक भी लिखा हुआ नहीं है। कर्नाटक के अंदर हनुमान चालीसा को बजाने को लेकर एक दुकानदार की पिटाई हुई और इसको लेकर पीएम मोदी ने खुद चुनावी मंच से कहा कि कांग्रेस के शासन में तो हनुमान चालीसा बजाना या पढ़ना भी गुनाह है। यानी कि एक तरीके से कांग्रेस को जो है मुस्लिम परस्त बताने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि हम कहें कि एक तरीके से ध्रुवीकरण फिर से, यानी कि 2014 में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, ये एक तरीके से वही सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है। यानी कि पुराने दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी भाषण, नारे, वो सब बदल गए और उसी पुरानी पिच पर जाते हुए चुनाव दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है कि बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है? क्यों वह जो है पुराने पैटर्न पर पहुंच रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है, सनातन धर्म की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले का इस्तेमाल हो रहा है, कर्नाटक में हनुमान चालीसा का जिक्र हो रहा है कि साहब वहाँ पर पिटाई हो गई, मंगलसूत्र का जिक्र हो रहा है कि मंगलसूत्र आपका छीन लेना चाहते हैं, माताओं बहनों की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। तो आखिरकार ये जो पैटर्न बदला एकदम से, कहाँ मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा था, विकसित भारत का संकल्प का जिक्र हो रहा था, कहाँ जो है एक दूसरे तरह के एक इकोनॉमी की बात हो रही थी, अब सारी बातें उसी पुराने पैटर्न पर आ गई और चुनावी मंच से उसी तरह की बातें हो रही हैं। संविधान के ऊपर भी चर्चाएं शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सफाई देती कह रही कि नहीं, हम संविधान नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावी मंच से कह दिया कि हम जीत कर आएंगे तो चुनावी संविधान बदलेंगे। आज सागर में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहां से भी कहा है आज कि मुझे जो है ओबीसी आदिवासी के लिए जो है 400 पार चाहिए। तो एक तरीके से कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए
ये चुनाव। आज 24 तारीख है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट है और वेस्ट बंगाल की सीटों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। केरल की 20 सीटें हैं जिसके अंदर वायनाड भी शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़े हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, जिस तरीके से इस चुनाव को हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि शुरू में जो चुनाव शुरू हुआ था वो मोदी की गारंटी से शुरू हुआ था और वो गारंटी जो है अब कहाँ आके बदल गई और वो हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर, घुसपैठिए पे, जो मैंने अभी आपको बातें बताई उस पर केंद्रित होती चली जा रही है। क्या वजह है कि बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है चुनाव प्रचार की? देखिए, एक सिंपल फैक्टर है कि जो भाजपा बोलती है वो करती नहीं है धरातल पे, और सिर्फ दो लोगों पे बात छोड़ी जाती है। माननीय मोदी जी के ऊपर छोड़ दी गारंटी होगी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के ऊपर छोड़ दी जाती है। नीचे वाले जितने भी लोग हैं, जो भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं अब क्या होने वाला है, क्योंकि जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। अब जो भी इन्होंने गारंटी दी थी कि हमें इतने रोजगार देने हैं, हमें जो अपने फार्मर्स हैं उनकी आय को दुगना करना है, और जो भी उन्होंने वादे किए धरातल पे एक भी वादा नहीं था। जो हाईवेज बने हैं या जो कनेक्टिविटी बेटर हुई है या यहाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है उत्तर प्रदेश में, इससे ज्यादा कोई काम नहीं हुआ है। और ये मोटी मोटी 4 बुकलेट हैं, हमारी गीता से भी 4 गुना ज्यादा वजन है उनमें जी। जो वादे किए गए, जो वादे अब किए गए हैं नहीं पूरे हो रहे हैं 10 साल के बाद, तो अब उनको जो अपने वोटर्स हैं उनको भटकाना है। तो कहाँ भटका सकते हैं? उनकी एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, या जो उनके मुद्दे हैं कांग्रेस के, उस पे अटैक कर दिया जाए। एक ही पार्टी इनको नजर आती है, एक को तो जेल में भरा हुआ है जी, तो उसका तो अब बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक पार्टी इनको नजर आ रही है, तो उसके ऊपर जो भी लांछन लगाने हैं वो लगा सकते हैं। अब आप देखिए जो उनका जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, उसने ये दिया है कि जो उनकी दादी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने वार में अपने गहने डोनेट किए थे, और जो उनकी मम्मी है उनका मंगलसूत्र राजीव गांधी जी देश के ऊपर शहीद हुए थे। तो आप बताइए आपने क्या किया? हमने तो अपना बता दिया मंगलसूत्र के बारे में। तो ये जो 2 उनके जवाब हैं, मैं इनको ऐसा मानता हूँ कि ये उनके मुंह पे तमाचा है। नहीं, ठीक है, ये एक वार पलटवार है और दोनों एक दूसरे की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे मतदाताओं की बात करें, या बीजेपी का जो कोर वोटर है या बीजेपी का जो मतदाता है, जैसे हमने पहले फेज का मतदान देखा, ना इतनी गर्मी थी, ना इतना जोश था पहले चरण के चुनाव प्रचार में भी और मतदान में भी हम बड़ा ठंडा देखा। कोशिश ये थी कि बीजेपी सोच रही थी कि लोग सड़क पर उतर आएं और मोदी मोदी के नारे लगाएं, या फिर विपक्ष में राहुल गांधी के जयकारे लगें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। अब चीजें बदली हैं थोड़ी सी। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एग्रेशन मोड में दोनों पार्टियां दिखाई दे रही हैं, तो ये धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, यदि हम पिछले जितने भी चुनावों को हम एनालिसिस करते हैं, 2014 का है या 2019 का है, एक फिक्स पैटर्न है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता है, चुनावी भाषण और नारों की जो एक फहरिस्त है वो धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है और वह हिंदुत्व के मुद्दे पर आके खड़ी हो जाती है और उसी पर बात होती है सारी। फिर अभी जैसे मैं अभी AIMM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब का जिक्र करूंगा यहाँ पर। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि यदि बीजेपी राम मंदिर का जिक्र कर सकती है चुनावी मंच से, तो हम बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र क्यों नहीं करेंगे। तो अब आप बताइए, यदि वो इस तरह की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, तो एक तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वाकई इस बार चुनाव में फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण हो पा रहा है? क्या ये नेता कामयाब हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, या जमीनी जो मुद्दे हैं उन पर वोटिंग हो रही है? नहीं, देखिए, इस बार जनता बहुत समझदारी से काम कर रही है
जी। और ऊपर वाले की कृपा से समझदारी से ही काम करे तो बहुत अच्छा है। हर पार्टी की ओर से जनता को भड़काने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब इतनी समझदार हो गई है जनता कि जो वादे किए गए हैं क्या उनमें से कुछ पूरा हुआ है। जिस पार्टी ने भी वादा किया है, अब जो महंगाई को लेके वादे हैं या जो भी वादे उन्होंने किए हैं क्या वो पूरे हुए हैं। वो हेल्थ पे हैं, एजुकेशन पे हैं, अपने एनवायरनमेंट पे हैं, नदियां हैं, उन सब पे क्या काम हुआ है। तो जो जमीनी लेवल है उस पे काम जो मैंने अभी आपको बताया भाजपा ने तो उतना किया है, और जो कांग्रेस अभी अपना जो मैनिफेस्टो लेकर आई है उसमें हेल्थ के बारे में जो वो बता रहे हैं, जो उनको जो 50 करोड़ उनकी महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए इस साल में देने का भी वादा कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन का वादा कर रहे हैं। तो क्या वो आने वाले टाइम जो समय है उनको अगर वो चीज दे दी जाए तो क्या वो उस वादे को पूरा कर पाएंगे। ये हर गवर्नमेंट के साथ जनता अब अगर परखने लगी है। मैं इसको मानता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब और अच्छा इसलिए कर पाएगी कि अब ये जनता समझ आ गई है। अभी आपने देखा जो ये हुआ गुजरात में, एक सीट जो इन्होंने जीती है भाजपा ने, तो उसका कितना विरोध जनता की ओर से भी आ रहा है, कितना मीडिया की ओर से भी आ रहा है और कितनी चीजें उठाई जा रही है। तो अगर जनता इतनी जागरूक हो जाएगी तो इनको फिर काम करना पड़ेगा, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं जनता के बीच में जाइए, समस्याएं सुनिए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए। जी, तो ये अपने यानी कि एक आप ये मान के चल रहे हैं कि इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। कोशिश जरूर है मंच से खड़े होकर जिस तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी हम एक बात और समझना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने वही रुख अख्तियार किया हुआ है जो इन्होंने पिछली बार विधानसभा चुनाव में साउथ में अख्तियार किया था, कि बहुत कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनको जुबानी जंग में शामिल कर लें या कोई ऐसा नैरेटिव सेट हो जाए जिसमें वो फंस जाएं और वो अपने मुद्दों से नहीं हटे थे। इस बार भी ऐसे ही कुछ है कि कांग्रेस पार्टी उस जुबानी जंग में फंसती हुई दिखाई नहीं दे रही, अपने मुद्दों बात कर रही है, बेरोजगारी, महंगाई या दूसरे मुद्दों पर वो टिकी हुई है। नहीं, ये मुद्दे से स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं जी कि जो जनता को समझ आते हैं। जो आर्मी वाला मैटर है, जो ये पुलिस वाला पेपर लीक हुआ है, जो ये सारी बेरोजगारी है, महंगाई है, डीजल और पेट्रोल जो महंगे हुए हैं, जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, तो जो हमारे मजदूर भाई हैं या जो 12 या 13 हजार रुपए एक महीने में कमाते हैं, इतनी महंगाई में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। और उसके ऊपर जो आप 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हो तो उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो आप, उनको रोजगार देंगे, वो अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपने मेहनत से किया हुआ खाएंगे, वो उनको ज्यादा बेटर लगेगा। तो 80 करोड़ लोगों को खाना देने की जरूरत क्या है, पहले तो ये इनसे पूछा जाए। और जो कांग्रेस है वो इन सब मुद्दों को उजागर कर रही है। आने वाले समय में उसको कांग्रेस कितना कर पाएगी, जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी तो एट प्रेजेंट क्योंकि उन्होंने भाजपा को घेरा है और इंडिया अलायंस बना के ये हर स्टेट में जो इनका चल रहा है, ये एक एक्ट उनकी वो प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के जरिए इनको टारगेट किया जाता है। जी, तो वैसे आप मुस्लिम वोटरों की या मुस्लिम की खामोशी का क्या मतलब समझ रहे हैं कि वो किसी भी तरफ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं अजय जी, ये बात थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो बिल्कुल भी किसी भी उसमें टूटते नहीं है। उनका मेन मोटिव है भाजपा कैसे हारे। जो भी कैंडिडेट भाजपा को हराने वाला होगा जी, वो कोई भी कैंडिडेट है, उसमें किसी भी पार्टी का वो कैंडिडेट हो सकता है, वो निर्दलीय भी हो सकता है जी, जो उसको हराएगा वो उनका कैंडिडेट है, मान के चले। जी,
नहीं, मैं उनकी खामोशी की बात पूछ रहा था कि वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या फिर वेस्ट बंगाल में हो या किसी, चाहे मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, रिएक्शन नहीं आ रहा है कहीं से भी मुस्लिम वोटर, एकदम खामोश है एकदम से। देखिए, जितनी वोटिंग हो रही है अजय जी, उसमें जो 70% वोट है वेस्टर्न यूपी का जी, वो वही समाज कर रहा है। अब खामोश देखिए कौन है, खामोश दूसरे लोग हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं जाना कहाँ है, क्योंकि इन्होंने सबको तो नाराज करके रखा है, कुछ जाके तो नाराज करके रखा है। तो खामोश कौन हुआ? खामोश वो नहीं है, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंटली अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आपने अभी जैसे जातियों का जिक्र किया है तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, क्या पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से जातियों के आधार पर जो है वोटिंग हुई है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी? इसीलिए बार बार, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर उनके बेटे नीरज सिंह हो, जब कुछ दिन पहले गाजियाबाद आए थे वो भी बोल के गए हैं, या पुष्कर सिंह धामी हो, जो भी स्टार प्रचारक हैं, वो जातियों को कह रहे हैं हम जातियों में यकीन नहीं करते हैं, जातियां मत मानिए, सिर्फ एक ही इंसानियत है, हिंदू है और उसके नाम पर वोट डालिए। जातियों का वो विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को जातियों में बांटने वाला बता रहे हैं। अब आप देखिए अजय जी, ये कैसे साबित होता है कि ये एक फैक्टर है जी। जो अपने अरुण गोविल जी हैं जी, अरुण गोविल जी ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने जो वीडियो जारी किया है वो जो हमारे परशुराम भगवान हैं उनके बारे में किया है जी। कि राम और परशुराम को कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है। वो आराध्य थे हमारे, और राम भी हमारे आराध्य थे, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और फिर उन्होंने त्यागी समाज के बारे में भी बोला है अपने वीडियो में जी। तो इसी से अंदाजा लगता है कि एक उनका स्टार प्रचारक, एक उनका स्टार प्रत्याशी जी, अगर किसी जाति के बारे में मेरठ में बोल रहा है और अपना वीडियो जारी कर रहा है, इसका मतलब उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा हमारी जाति का, या जो हमारा समाज है त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज, ये उसी वीडियो से जाहिर हो रहा है। इस चीज को अगर वीडियो आपने नहीं देखा, मैं भेज दूंगा आपको, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि हमसे त्यागी अलग क्यों। नहीं, जैसे ये जो है पूरा पैटर्न जो है, मैं सिर्फ पैटर्न के ऊपर जा रहा हूं, जिस तरीके से अभी आपने कहा, तो जातियों पे जो वोटिंग हुई उससे एक जो है फर्क पड़ा, और बीजेपी अपने गारंटी वाले मुद्दे को छोड़कर जो है और जातियों वाले मुद्दे को थोड़ा छोड़कर वापस अपने पुराने पैटर्न पर आ गई, जिससे कि चुनाव में तपिश आ जाए और लोगों को थोड़ा सा फायदा हो। जैसे कि अभी आप देखें कि उन्होंने कांग्रेस पर जैसे एक आरोप लगाया कि दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के आरक्षण को जो है वो उन्होंने उस पर एक तरह से प्रहार किया, कि जब के आधार पर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये आदिवासियों के, दलितों के और जो है पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों को देना चाहते हैं। मतलब ये क्या इसी आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे और सही होगा? ये जो जमीनी मुद्दे हैं, क्या उनसे वो बहुत दूर छिटकते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसी के आधार पर एक सक्सेस हासिल की जा सकती है? नहीं, देखिए अजय जी, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अब ये जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था जी, इससे उनको ये एहसास हो गया है कि जितनी भी सारी चीजें थी, वो जो हमारी जाति वाली चीजें थी, जो ये आपके मुद्दे थे, वो सब एकदम क्लब हो गए हैं जी। आपने जो एक अपना ठाकुर समाज है, जो मन्ने बीके सिंह यहाँ के अच्छी खासी वोटों से जीतते थे गाजियाबाद से, उनका टिकट तुरंत काट दिया है, किसी और समाज को दे दिया है जी। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सबको जाति बिरादरी याद आती है। अब जैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ त्यागी बिरादरी के ऊपर, तो वो उसको अभी नहीं बोले हैं जो महेश शर्मा ने किया था। सेम जो हमारे टच में है, जो हमारे इन्फ्लुएंस में है या जो ठाकुर के इन्फ्लुएंस में है, वो उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे उनको परेशानी नहीं है, इससे उनको परेशानी है। और जो उनकी जाति के, उनकी पार्टी में लोग हैं, उन्हीं को वो इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर भेजते रहते हैं, जो ये सारी कहानी पढ़ाते रहते हैं। पर फिर भी जो हमारी जनता है वो आज की तारीख में
मैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद करूंगा कि लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं इस मामले में कि अगर कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, ठीक है, चेंज करो जी। और जो राजस्थान वाला पैटर्न है, मैं उसको सबसे अच्छा पैटर्न मानता हूँ कि इस बार एक अगली बार दूसरा, उस बार एक अगली बार दूसरा जी। तो ये इससे बढ़िया पैटर्न मुझे लगता है कि कोई नहीं है। और इससे वो काम भी करेंगे, वो जमीनी लेवल पर सब जनता के पास जाएंगे भी और अपनी अपनी जो हकीकत है उसको बताएंगे और जो बोला है मैनिफेस्टो में उसको करेंगे। मैनिफेस्टो भी कायदे से बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हवा में कोई चीज उड़ा दी और फिर जनता पूछेगी वो क्या है आपने जो बोला था। नहीं, देखिए, जैसा कि हम बात करते हैं, पूरा सिनेरियो जो बदल गया। बीजेपी के प्रवक्ता होते तो हम उनसे भी हम यहाँ बातचीत करते, वो पूछते कि इसकी क्या वजह है, क्या उन्होंने अपनी रणनीति को बदला है। क्योंकि जिस तरीके से पहले पूरा पैटर्न था कि मोदी की गारंटी विकसित भारत और हम जो है उसकी जो है विकसित भारत का संकल्प और आर्थिक मुद्दे, उसका जो है राजनीतिक धरातल पर ज़्यादा असर हुआ नहीं और जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो वापस फिर से आई। लेकिन हम जैसे बात करते हैं, एक तो बीजेपी का एक कोर वोटर है जो पारंपरिक वोटर है, वो जो बीजेपी को वोट करता ही करता है। एक वो वोटर है जो पहले कभी जो है कांग्रेस को वोट करता था या बीएसपी को वोट करता था या किसी और पार्टी को वोट करता था, अब बीजेपी को वोट करने लगा। ये दूसरी तरह का वोटर है। तीसरा वोटर वो है जिसे हम फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। वो चुनाव के माहौल के हिसाब से जो है तय करता है कि उसको किसको वोट करना है। अब ऐसे में जब चुनाव होता है तब ये बात समझनी पड़ती है और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चैलेंज होता है कि हम ऐसी बात कहें चुनावी मंच से जो हर वोटर तक पहुंचे और उससे वो इन्फ्लुएंस हो और अपना मन बनाए कि उसको किसको वोट डालना है। तो क्या ये एक वजह है कि एक पहले चरण के वोट पड़े उसमें वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया, जातियों आधार पर वोट पड़े, तो उसके बाद उन्होंने अपना एक चुनाव को गरमाने के लिए पूरा पैटर्न बदला और फिर उससे एक जोश भरा मतदाताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, नहीं अब मजा आ रहा है। यानी कि इसके अंदर भी जो है जोश और एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, मजा आना चाहिए कि क्या जब बहस हो, गर्मा गर्म लोग आपस में बात करें, तो क्या ये उसके लिए एक पैटर्न बदला है? बाकी के मुद्दे पीछे रह गए और फिर से जो है पहले की तरह ये चुनाव होने लगा। देखिए, इस पे भाजपा वाला कोई भी प्रवक्ता आके माननीय मोदी जी के बारे में कुछ बता नहीं पाएगा जी, और ना बोल पाएगा। जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं जी, उसको जो अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है जी, उससे वो भी अब माफी कैसे मांगे, उनको खुद ये बात बताने लगी है कि मैंने जो बोला है वो गलत बोल दिया है। अब उसको मैं कैसे माफी मांगू, कैसे उल्टा करूँ उस चीज को, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है अब वो पूरी पार्टी में हो रही है और पूरी जो पार्टी है वो ये सोच रही है आके कि हम अगर उनके एंटी बोलते हैं तो हम फंस जाते हैं और अगर सपोर्ट में बोलते हैं तो पार्टी फंस जाती है। तो यहाँ ही फंसे हुए इनको कैसे निकलना है। 2 दिन इनके पास अभी सेकंड फेज के लिए बचे हुए हैं, आज का और कल का, ये उसका प्लानिंग में लगे होंगे सब। अब स्क्रीन पे आने में किसी को टाइम नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल सभी लोग जो है सेकंड फेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्क्रीन पे आने के लिए समय लोग पास काफी कम है इस वक्त, लेकिन फिर भी हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, जहां साउथ से जिस तरह से जीतकर आई थी विधानसभा चुनाव में, और उसको भी हमने डिस्कस किया था कि जुबानी जंग में फंसी नहीं। और ऐसी ममता बनर्जी ने भी पूरी तरह से बचा के रखा था अपने वेस्ट बंगाल के चुनाव में, वो भी जो है बीजेपी की जुबानी जंग में नहीं फंसी थी। इस बार कोशिश हो रही है, बार बार ललकारा जा रहा है, शहजादे कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा कि जहां लगे कि किसी वो जुबानी जंग में फंस जाए और उसका फिर बाद में उसके ऊपर एक ऐसा डिस्कशन शुरू हो जाए। तो दोनों पार्टियों की रणनीति है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आज, कि जो पैटर्न बदला है और वोटर कितना इन्फ्लुएंस होता है, कैसे इस पर वोट डालने जा रहा है। तो इसका कुछ फायदा मुझे लगता है जो कि नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। हमने शुरू में देखा था शक्ति पर भी बात हुई, कभी किसी और शब्द, जैसे मुझे कुछ परिवारवाद के ऊपर भी बातचीत हुई, कहीं भी कोई भी नैरेटिव इस बार सेट नहीं हो पाया, एक जिसके ऊपर लगे कि हाँ इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया इस बार के चुनाव का। तो इस बार किसी भी नैरेटिव को सेट नहीं होने दिया है विपक्ष ने एक तरह से देखा जाए
तो ये जो हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो विपक्ष है अजय जी, इसमें तो नेगेटिव फैक्ट किया हुआ है ना। जो इन्होंने इन राइटिंग दिया है, जी, जो भाजपा ने इन राइटिंग दिया है, जो अकाउंट में 15 लाख रुपए आने के, महंगाई पे कंट्रोल होना था, किसानों वाला मुद्दा है, या जो एजुकेशन वाला है, हेल्थ वाला है, ये तो सब डाटा है ना जो इन्होंने सब दिया है। तो वो तो सब पूछ रहे हैं भाई ये आया क्या, तो वो वहाँ चुप हो जाते हैं। अब जब उनके पास वो चीज नहीं है तो आप जो नैरेटिव बना रहे हैं उन लोगों को बनाने हैं। अपोजिशन इंडिया अलायंस तो समझ गया है कि जो इन्होंने हमें इन राइटिंग दिया है, जो ऑन पेपर है, हम तो ये चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम तो उसी को लेके चलते हैं। इससे बढ़िया नेगेटिव और क्या हो सकता है उनके पास, और किसी नेगेटिव की उनको जरूरत नहीं है। और अब इनको नेगेटिव इसलिए ढूंढने पड़ रहे हैं कि अगर हम कोई भी ऐसे घोटाले की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम सारे घोटाले खत्म करेंगे, तो फिर जो अपोजिशन वाले हैं वो कहने लगते हैं हाँ घोटाले तो अपने आप ही खत्म कर रहे हैं, आप सारे घोटाले बात तो अपने अंदर जोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो रहे हैं। तो अब उनके पास कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचा है कि हम कहाँ जाएं, क्या बोलें। हर चीज को बोलने से अपोजिशन पकड़ के बैठ जाता है। वो जिस चीज को बोलते हैं उसका जवाब अपोजिशन के पास है, क्या बोले। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हम जो समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक रणनीति है और इसको पूरा समझने की जरूरत है। और कल मतदान होने जा रहा है, तो जनता जो है किस तरीके से मतदान करने जाएगी, जो 26 तारीख को मतदान है, और उसको किस तरीके से मतदान करने जा रही है। पूरा जो मोदी की गारंटी विकसित भारत, यानी इस पे वो मतदान नहीं होगा, और फिर से वो पुराने पैटर्न पर जो मोदी जी के यदि हम चुनावी भाषणों को यदि एनालिसिस करते हैं, चाहे 2014 से लेकर 2019 तक, और उसके बाद अब जैसे वो पुराने रंग में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही स्टाइल है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, और जो उसके बाद जो है मोदी के मजबूत नेतृत्व पे मोदी ही सब कुछ ये कर देगा। मोदी, जैसे अभी अमित शाह कह रहे थे रैली के अंदर कि अभी जो है 5वें नंबर पर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, अगर आपको चाहते हैं तीसरे नंबर पर लाना तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। तो ये मोदी के नेतृत्व की बात हो रही है। तो 3 मुद्दों पर ही बीजेपी को लगता है कि वोट मिलेगा, और इसीलिए इस तरह की बात हो रही है। उन मुद्दों में वोट नहीं मिलेगा, इन मुद्दों में वोट मिलेगा। इसीलिए वोट, क्योंकि सियासत तो चुनाव जीतना जानती है, चुनाव जीतने के लिए वही मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो जिससे वोट मिले। तो क्या पब्लिक जो है इन्हीं मुद्दों पर वोट डालेगी क्या? नहीं, देखिए अजय जी, जो एक इनकी मेन यूनिट है जो कोर वोटर तक पहुंचती है जी, वो इनकी खपा है, और उसका हेड ऑफिस है नागपुर में जी। माननीय मोदी जी अभी नागपुर गए थे। नागपुर जाने के बाद पिछले 10 साल में वो एक रात नागपुर में रुके हैं। पहले 10 साल में कभी नहीं रुके, एक बार नागपुर में रुके हैं। उन्होंने जो वो उनका जो कोर ग्रुप है उससे डिस्कशन किया है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मोदी जी इस बार कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि सारी जो फ्लैश लाइट है आपने अपने ऊपर फोकस कर ली है जी, तो आप ही दीजिए गारंटी है। हम लोग तो सब बैठे हैं, देख रहे हैं तमाशा जी। तो फिर आएंगे कहाँ से वोटर जी? मतलब जो वोटर को भेजने वाली टीम है वो तो नाराज बैठ गई है, तो वोटर भेजेंगे कैसे? नहीं, आरएसएस यदि आपके पास ये पुख्ता जानकारी है? ये पुख्ता जानकारी है जी। अगर ये पुख्ता जानकारी है और आरएसएस यदि नाराज है, तो यानी कि एक उसी पैटर्न पे फिर मतलब वही वाली बात आ गई जो आज से कुछ साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी। 2014 के बाद ये 2017 में हमने डिस्कस किया था, सभी पत्रकारों के बीच में था कि मोदी जी ने अपने आप को बीजेपी से भी बड़ा बना लिया, कि बीजेपी यानी पार्टी बाद में आती है और मोदी जी पहले आते हैं, और कद इतना बड़ा हो गया। और उसके बाद आज शायद यहां पर यह स्थिति हो गई है कि आप जैसा बता रहे हैं तो वही बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों कह रहे हैं नहीं आप ही कीजिए, अब देखते हैं क्या होता है इस बार। फिलहाल देखिए जो भी है, अब इसमें क्या सच्चाई है तो खैर बीजेपी को पता होगा, आरएसएस को पता होगा, या फिर, लेकिन इतना जरूर पता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है कांग्रेस जो है कह रही है कि जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो अपना एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं, कि वो बीजेपी अपना एक्सरे करा ले राष्ट्रवाद के नाम पर, फिर पता चलेगा कौन कितना राष्ट्रवादी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये एक चीजें निकल कर आ रही हैं। तो अभी हम
तो इस बार जो बीजेपी की चिंता जो है वो हिंदू मतदाताओं को घर से बाहर निकालने की है, शायद इसीलिए इस तरह के चुनावी नारों की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम इतना सब एक्साइटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनता है उसमें तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन कैसे होगा? जो इनके कोर वोटर्स हैं, जो वो काम करते हैं, वो वाले जब ये उकसाएंगे तो कुछ काम होगा, कोई आगजनी होगी, कोई झगड़े होंगे, वही शांत बैठे जी। क्योंकि इन्होंने अपनी गारंटी दे दी है कि भैया अपनी गारंटी दे दो, हम तो कुछ है ही नहीं। जी 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 जी, नहीं सही बात है। नहीं बिल्कुल, अब सभी गारंटी ले रहे हैं। नीरज सिंह आए थे, राजनाथ सिंह के बेटे, वो भी गारंटी ले रहे थे, अतुल गर्ग की, वो भी गारंटी ले रहे थे। तो अब सबने गारंटियां लेनी शुरू कर दी। एक उसमें एडवर्टाइजमेंट में खुद मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपने शायद देखा नहीं है वीडियो जी, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वो मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे। हाँ, क्योंकि मोदी गारंटी है ना, तो वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं जी। और मोदी जी भी उनके लिए मांगने आए थे जी। चलिए, लेकिन दो सवाल इसके अंदर है। अभी जैसे पहले फेज का मतदान हुआ है और 102 सीटों पर मतदान हुआ था, यानी कि 20% मतदान हो चुका है। अब जो है 89 सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद डिसाइड होगा कि ये चुनाव जो है तीसरे जो फेज के लिए जब जाएगा तो किस तरह का चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से जो है नारे हमें सुनने के लिए मिलेंगे, या चुनावी भाषण हमें सुनने के लिए मिलेंगे मंच से, वो चुनाव की तपिश और चुनाव की गर्माहट के बारे में जरूर बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है, जैसे हम 2004 की चुनाव की बात कर रहे हैं, 14 की या 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं। अब चुनाव जो है पहले अल्पसंख्यकों के ऊपर लड़ा जाता था कि हम इनके लिए ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन इस बार का अब जो चुनाव है वो बहुसंख्यकों के लिए हो रहा है कि हिंदुत्व के लिए हम क्या करेंगे, या फिर हम बाकी का कास्टों के लिए क्या करेंगे, और वो सब अपनी अपनी लामबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चुनाव जो है एक अलग तरीके का चुनाव है, और इसको समझने की बहुत जरूरत है कि आखिरकार जनता कैसे घर से बाहर निकलेगी, कैसे जो है मतदान करेगी। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रशासन अपने स्तर पर जो है तैयारियां कर रहा है, कभी रैली करता है, कभी रोड शो, कभी जो है एक मैराथन रेस का आयोजन करता है, होर्डिंग्स लगाता है, पोस्टर लगा रहा है, मैसेजेस भेज रहा है कि घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर मतदान करना है। तो ये मतदान करने को लेकर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और ये जरूरी भी है, होना चाहिए। जब तक लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो मतदान नहीं होगा, और मतदान नहीं होगा तो डेमोक्रेसी की जिंदा कैसे रहेगी? क्योंकि इसको तभी तो जो है एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जा सकता है। जब तक लोग मतदान नहीं करेंगे और लोगों को घर से बाहर निकालना ही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी की चिंताएं हैं कि वेस्ट यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरी यही चिंता है कि लोग घर से बाहर कैसे निकले, मतदान हो। तो डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अभी चुनाव का पैटर्न जो है थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुराने पैटर्न पर ही जो है चुनाव होने जा रहा है। तो ये काम से चुनाव होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने एक रखा है, आप देख लें। जी 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 जी, ये आज मैं भी अपने 2 घंटे समाज को देकर आऊंगा, उनको बताऊंगा कैसे हम वोट डालते हैं, क्या हमारा पर्पज है वोट डालने का, किस कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए, और कैसे हम अपने वोटिंग पैटर्न को बढ़ाएं। क्योंकि जो फर्स्ट फेज का पैटर्न था वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव हो ही नहीं रहा है भारत में। बिल्कुल तो, हो सकता है सेकंड फेज के लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जी, सब अपने घरों से निकलें और अपने अपने एरिया में समझाएं कि हम अच्छे कैंडिडेट के लिए वोट करें जी, और जो भी कैंडिडेट जमीनी लेवल पे काम कर सकता है उसके लिए आगे बढ़ें। तो अब हम तो वोट डाल ही रहे हैं, कम से कम एक वोटर 10 आदमियों को खींच के लाए कि नहीं आपको भी वोट डालना है। आप देखिए आपके दिमाग में कौन अच्छा प्रत्याशी है। आज मुझे 2 घंटे अपने ओपीडी के बाद देने हैं, कल मुझे 2 घंटे अपनी ओपीडी के बाद देने हैं, कल तो मतदान है जी, ये हमने फिक्स कर लिया है। नहीं बिल्कुल, तो जितने भी सब समाज सेवी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ
कि सब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें स्टूडेंट सबको बताएं, जो अपनी सोसाइटीज हैं उसमें RWA के जो अध्यक्ष हैं वो सबको बताएं। मतलब जो जो एरिया है वो सब लोग बाहर आए, निकले, समझाएं लोगों को, मतदान की परसेंटेज बढ़ाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे मतदान की परसेंटेज की हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो चुनाव एक उत्सव की तरह होता है, एक त्योहार की तरह होता है। वहां पे लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। हर गांव चौपाल पे जो है चर्चा होती है, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या किसी के घर के अहाते में चर्चाएं चलती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, और बुजुर्ग जो है अखबार पढ़ते रहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन शहरी वोटर उतना ही उदासीन दिखाई देता है। वो पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर चला जाता है, फिर घर में रहता है और वह फैमिली के साथ समय गुजारना पसंद करता है, या फिर किसी भी ऑनलाइन OTT पे फिल्म देखना पसंद करता है, लेकिन मतदान डालने नहीं जाता है। तो ये उसकी जो एक उदासीनता है उसको लेकर जो है जागरूक करना बहुत जरूरी हो गया है कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वेल एजुकेटेड लोग हो, यदि आप मतदान नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो ये शहरी वोटरों को लेकर यदि आप ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। आप जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप जैसे। तो लेकिन फिर भी जो है मैं तो थोड़ा समझना चाह रहा हूं, ये शहरी वोटर इतना उदासीन क्यों है सरकार को लेकर या राजनीति को लेकर, उससे दूर रहना चाहता है? तो देखिए, एक सिंपल रीजन है जी कि जो जो वादे किए जाते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं करेगी तो उदासीनता आ जाती है। पर इस उदासीनता को खत्म करने के लिए हम अगर किसी के ऊपर ये उठा रहे हैं बात कि भैया आपने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं किया है, कि हमें वो उठाने का कोई मतलब नहीं है अगर हम वोट देने नहीं जाते। पहले हम अपना जो हमारा वोटर का राइट है उसको तो हम जाके पूरा करें, तभी हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि भाई हमने वोट दिया था लेकिन हमने हमारा काम नहीं किया जी, मतलब जो भी चीज किया था। तो अल्टीमेटली हमें ये दिखाना चाहिए जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी प्रत्याशी हैं उनको, कि देखिए हमने वोट दे दिया है। अब जैसे कोई उजागर नहीं करता है हमने किसके फ्लोर में दिया है, लेकिन वो गए घर से निकल के वोट दिया और वोट दिखाया, दिखाते हैं लोग, खुश होते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है जो उदासीनता है उसको खत्म करने के लिए, कि अगर आपको एक सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है और आपको दूसरे सिस्टम में जाना है तो उस सिस्टम में भी आप हंसी खुशी से जाएं, उसको भी ट्राई करें। बिल्कुल। और कोई और ऐसी कोई चीज आपके दिल में तो उसको भी उजागर करें। बहुत सारी जो हमारे माननीय चुनाव आयोग हैं उन्होंने बहुत सारी इस तरह की चीजें बता रखी हैं, EVM में डिटेल है उसके, तो हमें सबको बताना चाहिए कि वोट देने जरूर जाए, ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देखें पहले जैसे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, लोग मतदान डालने के बाद अपनी फिंगर दिखाते थे और फेसबुक पर अपलोड करते थे, देखिए मैंने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन पहले फेज के मतदान के बाद इस तरह की पिक्चर्स वायरल नहीं हुई हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड हमने नहीं देखी हैं। तो ये अपने आप में चिंता की बात है कि लोगों ने इससे दूरी बनाई है, एक उदासीनता जो आई है ये सभी के लिए चिंता की बात है और शायद सरकारें इस बात को समझ रही हैं। और यही अगर हम इसको थोड़ा समझें चुनाव को, जैसे अब हम थोड़ा बढ़ रहे हैं अपने शो को खत्म करने के लिए, डॉक्टर साहब क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, वोटरों को प्रोत्साहित करना, उनको उत्साहित करना, उनके अंदर जोश भरना, जिससे कि वो घर से बाहर निकलें और मतदान करें? और ये पूरा जो पैटर्न जिस तरीके से बदला है चुनाव प्रचार का, जिस तरीके से, जबकि बीजेपी के पास में, क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी उसकी बात करेंगे, वेलफेयर स्कीमें हैं, उपलब्धियां हैं बताने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे पैटर्न पे, पुराने पैटर्न पे चली गई चुनाव प्रचार की जो रणनीति थी, जो हमने देखा। तो धीरे धीरे यहां तक आते आते यदि हम किसी के भी चुनाव के भाषण को उठा के हम देख लें तो सब में सिर्फ यही सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है। पूरा यदि हम उसको डिकोड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो क्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, चिंता का विषय है पार्टी के लिए? देखिए, आपके लिए भी ये चिंता का विषय है, हमारे लिए भी है और हमारे जितने मतदाता है उनके लिए भी है। जब हमारे मुखिया बोलते हैं कि आप सब मेरा परिवार है, सब बोलते हैं मोदी जी कि हमारा परिवार है, और उनका परिवार अगर भूखा मर रहा है, 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं उसमें, और हेल्थ उनको नहीं मिल रही है, तो एक मुखिया को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। और अपोजिशन को तो पॉइंट मिला हुआ है,
कि जो मुखिया पूरे भारत को अपना परिवार बताता है, वो अगर 80 करोड़ को खाना खिला रहा है और इस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आर्मी को इस तरीके से खत्म किया जा रहा है कि हमारी सिक्योरिटी बाद में बचेगी या नहीं बचेगी, जो 3-4 साल की इन्होंने नौकरी दी है बच्चों को, तो जो अपोजिशन है उसके पास तो बहुत बढ़िया पॉइंट है अजय जी, बहुत बढ़िया। और वो इस चीज को अगर अभी नहीं बुना पाए तो वो कभी नहीं बुना सकते, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और जो इनकी गारंटी है या इन्होंने अपना परिवार सबको बोला है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि हमने ये सब बोल तो दिया पर हम करते हुए नहीं नजर आते। एक चैलेंज के रूप में तो है, देखिए 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, 10 साल पूरे हो चुके हैं, और यानी कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और तीसरी बार आने के लिए बेताब है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी जो है छटपटा रही कि वापसी कर ले, क्योंकि वो भी 10 साल से सत्ता से बाहर है। तो ऐसे में दोनों के लिए जो है ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और परसों 26 अप्रैल को जो है दूसरे फेज का मतदान होना है, वो मतदान में कितना प्रतिशत रहता है वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो है आगे चुनाव प्रचार होगा और हमें क्या क्या सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो स्टाइल है चुनाव प्रचार का, ये मतदाताओं में जोश भरने के लिए ज्यादा मुफीद लगता है, क्योंकि वरना बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मतदाता इसी पे ज्यादा खुश दिखाई देता है कि ठीक है, इसी से हमें मजा आएगा। तो जो मैंने 3 तरह के वोटरों की आपसे जिक्र किया था, वो उन तक पूरी बात पहुंचे, जो कोर वोटर है या फिर जो पहले किसी और का वोटर था, अब आपका वोटर हो गया, जो कहीं और नहीं जा रहा। नेता तो आपकी पार्टी में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वोटर वहीं की वहीं रह जाता है, कहता है ठीक है वो दल बदलूता चला गया, हम यहीं रहेंगे। तीसरा फ्लोटिंग वोटर है, जो डिसाइड करता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है और उसके बाद घर से बाहर निकलता है, वोट डाल आता है। तो 3 तरह के वोटर हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में चलने से पहले 30 सेकंड में एक लास्ट कमेंट, 26 अप्रैल के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? और जी पूरी देश की जनता को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग बाहर आए जी, और ये जो पर्व है जी इसको एंजॉय करें, वोटिंग करें जी, और ये देख के वोटिंग करें कि हमारे लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन धरातल पे काम कर सकता है, जमीनी लेवल पे कौन काम कर सकता है, और हम अपना मुद्दा किसको बना सकते हैं और किसको हम ऐसे बोल्डली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमारा मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आर्यन न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों ने आपकी अपील को सुना है। लोग ज्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकलेंगे, मतदान करेंगे। 26 अप्रैल को मतदान है, और हम भी कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलिए, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सरकार खुद चुनिए, अपना जनप्रतिनिधि खुद चुनिए और उसको संसद तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।